Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari. Guys, in today's video, I am going to discuss with you a beautiful poem that is The Retreat. And this poem is written by Henry Vaughan, who was a metaphysical poet. First of all, I want to clear that what is the meaning of retreat. Retreat means return, go back. ओके बच्चों, तो ये जो पोएम है रिट्रीट, ये हमें पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा या प्रेजेंट लाइफ को पास्ट लाइफ से कंपेयर करके ये बताने की कोशिश करेगा कि पास्ट लाइफ किस प्रकार से बेटर था प्रेजेंट से। और ये हेनरी वॉन के द्वारा लिखा गया, जो कि हेनरी वॉन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जो मैंने आपको मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ाया था लिटरेरी पीरियड में, उसी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं हेनरी वॉन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो हेनरी वॉन was a Welsh metaphysical poet, author, translator and physician writing in English. हेनरी वॉन वेल्स का निवासी था, वेल्स एक जगह का नाम है, और मेटाफिजिकल पोएट था, ऑथर भी है, ये ट्रांसलेटर भी है, ट्रांसलेशन का भी काम किया है, फिजिशियन भी रह चुका है ये, और ये अपनी राइटिंग किस लैंग्वेज में करता है? इंग्लिश में। क्लियर? नेक्स्ट, he is chiefly known for religious poetry published in Silex Sitlins in 1650 with second part in 1655. तो ये मोस्टली किस वजह से जाना जाता है? अपने रिलीजियस पोइट्री। रिलीजियस पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री लिखने वाले जो राइटर्स थे या जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे या मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ स्कूल्स के जो भी पोएट्स थे, उनकी पोएम्स में हमें दो चीज़ें देखने को मिलते हैं, या तो वो रिलीजियस पोएम्स लिखते थे या वो मिस्टिकल पोएम्स लिखते थे, रहस्यमयी या धार्मिक। तो हेनरी वॉन एक रिलीजियस पोएट था, रिलीजियस पोइट्री लिखने वाला था, और उसकी पोएम्स कहाँ पब्लिश्ड हुई थी? एक कलेक्शन का नाम है जिसका नाम है साइलेक्स सिंटिलिनेंस, और ये कहाँ कब पब्लिश्ड हुई थी? 1650 में, और इसका सेकेंड पार्ट इस कलेक्शन का 1655 में आया था। आगे देखिए, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। अभी बताया था मेटाफिजिकल स्कूल से ये रिलेटेड है, तो मेटाफिजिकल स्कूल्स के फाइनेस्ट पोएट्स में से ये एक है। रोट वर्स मार्क्ड बाय मिस्टिकल इंटेंसिटी, सेंसिटिविटी ऑफ नेचर, ट्रैंक्विलिटी ऑफ टोन एंड पावर ऑफ वर्डिंग। तो रोट वर्क्स, उसने पोएम्स लिखी हैं, वर्स मतलब पोएम्स, मार्क्ड बाय, उसकी पोएम्स में किन चीज़ों को देखने को मिलता है? क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है? मिस्टिकल इंटेंसिटी। अभी मैंने बताया था कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के जितने भी पोएट्स हुए, या तो वो रिलीजियस पोएम्स लिखते थे या मिस्टिकल पोएम्स लिखते थे। तो ये हेनरी वॉन जो है, इसकी पोएम्स में हमें मिस्टिकल इंटेंसिटी मतलब मिस्टिकल डीपनेस देखने को मिलती है, रहस्य भी देखने को मिलता है, सेंसिटिविटी टू नेचर, नेचर के प्रति संवेदना भी देखने को मिलता है, ट्रैंक्विलिटी ऑफ टोन, इसके टोन में गंभीरता भी देखने को मिलता है, और पावर ऑफ वर्डिंग, वर्ड्स जो इसने यूज किए अपने पोएम्स में वो काफ़ी पावरफुल रहे हैं। वॉन इज अ पोएट इन whom it is very easy to trace the influence of others, particularly the wit of John Donne and quite understated dramatic technique of George Herbert. वॉन, हेनरी वॉन ऐसा पोएट है जिसके राइटिंग में दूसरों का प्रभाव
ईजिली हम ट्रेस कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, मतलब उसकी राइटिंग में दूसरों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरों में भी खास कौन कौन? जॉन डन। जॉन डन का विट, बुद्धिमानी इसकी पोएम्स में देखने को मिलता है, मतलब हेनरी वॉन जॉन डन से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित था और जॉन डन की बुद्धिमानी वो यूज करता है अपनी पोएम्स में। साथ ही साथ क्वाइट अंडरस्टेटेड ड्रामेटिक टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये सब किसकी हैं? जॉर्ज हर्बर्ट की। ये भी एक मेटाफिजिकल पोएट है, तो जॉर्ज हर्बर्ट की टेक्निक वगैरह भी वो अपने पोएम्स में यूज करता है। तो उसके पोएम्स में, किसकी पोएम्स में? हेनरी वॉन की पोएम्स में हमें दूसरों के प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। दूसरों के प्रभाव में भी स्पेशली कौन कौन है? जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट। द मेजर पोइट्री ऑफ वॉन आर रिलीजियस इन नेचर। अभी मैंने आपको बताया था कि वो एक रिलीजियस पोएट के रूप में था या रिलीजियस पोइट्री लिखता था, तो उसकी जो मेजर पोएट्री हुई या जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पोएम्स थी वो किससे रिलेटेड थी? रिलीजियस इन नेचर, धार्मिक थे अपने प्रकृति में या स्वभाव में। एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1650 एंड 1655। अभी बताया था 2 पार्ट में ये इसके पोएम्स आई हैं, तो इन 2 पार्ट्स में वो पब्लिश हुई हैं। सम ऑफ द बेस्ट पोएम्स इन इट आर द मॉर्निंग वॉच, द रिट्रीट, चाइल्डहुड, द ड्राइंग एंड पीस। उसके कुछ पोएम्स के नाम हैं जो कुछ उसकी फेमस पोएम्स हैं जो इन कलेक्शंस में पब्लिश्ड हुई थी। आगे देखते हैं। हेनरी वॉन elaborated on personal loss in 2 well-known poems, The World and They Are All Gone into the World of Light। इसके साथ साथ उसने पर्सनल लॉसेस को भी डिस्कस किया है, अपने पर्सनल लॉसेस के बारे में भी बात की अपनी पोइट्री में। और वो पोइट्री कौन कौन सी हैं? द वर्ल्ड एंड दे आर ऑल गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, ये दोनों पोएम के नाम हैं उसके। अनदर पोएम द रिट्रीट कंबाइंस द थीम ऑफ लॉस विद द करप्शन ऑफ चाइल्डहुड। उसकी जो अन्य पोएम्स हैं जैसे कि रिट्रीट, ये कंबाइंस द थीम ऑफ लॉस विद द करप्शन ऑफ चाइल्डहुड। ऐसी पोएम्स या ये जो रिट्रीट पोएम है इसमें कौन सी थीम देखने को मिलती है? एक तो पर्सनल लॉस और दूसरा करप्शन ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के करप्शन, दोनों मिक्स रूप में इसमें दिखाई देते हैं। विच इज़ येट अनदर कंसिस्टेंट थीम ऑफ हेनरी वॉन्स। ये एक दूसरा अन्य थीम, मतलब रिलीजियस होने के साथ साथ उसके पर्सनल लॉस होने के साथ साथ चाइल्डहुड करप्शन, ये सारी भी उसकी एक थीम है जो उसकी पोएम्स में देखने को मिलती हैं। एंड विच वी कलेक्ट हेयर अमॉन्ग्स द पोइट्री वॉल्यूम। और उसकी ये जो थीम्स हैं वो उसके वॉल्यूम, जो पोइट्री के वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब संग्रह, जो पार्ट के रूप में आती है, उसमें हमें देखने को मिल जाती है। हेनरी वॉन्स द रिट्रीट इज ए मेटाफिजिकल डिवोशनल पोएम where the poet expresses the glory of childhood and his earnest desire to step backward to his childhood। अब रिट्रीट की बात करें तो इसकी जो पोएम है रिट्रीट एक मेटाफिजिकल डिवोशनल मतलब धार्मिक रिलीजियस पोएम है। तो रिट्रीट एक मेटाफिजिकल डिवोशनल पोएम है। मेटाफिजिकल बच्चों मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ कि वो क्या है। मेटाफिजिकल 2 वर्ड से बना है, मेटा और फिजिकल। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड मतलब परे, और फिजिकल मतलब होता है अर्थली, मतलब ऐसी चीज़ें जो धरती से परे हो, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो धरती पे हैपन होना इम्पॉसिबल है, मतलब धरती पे वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो रिट्रीट उसकी एक मेटाफिजिकल पोएट है जिसमें धार्मिक भावना भी देखने को मिलती है, मतलब वो डिवोशनल पोएम भी कहलाती है। और ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करती है? इस पोएम में पोएट किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? ग्लोरी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की महानता के बारे में, यानी चाइल्डहुड जो एज होता है, अपना बचपन का जो एज होता है, उसकी महानता के बारे में बात करता है कि चाइल्डहुड इज़ बेटर दैन द अदर स्टेज ऑफ आवर लाइफ।
चाइल्डहुड को हमारे जीवन के अन्य स्टेजेस से अच्छा बताया है, इसलिए उसके बारे में बात करता है। साथ ही साथ इस पोएम में पोएट अपने अर्नेस्ट डिजायर के बारे में भी बात करता है। अर्नेस्ट डिजायर मतलब तीव्र इच्छा। क्या है उसकी तीव्र इच्छा? स्टेप बैकवर्ड टू हिज चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड में वापस जाना चाहता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही इसके टाइटल का एक्सप्लेन किया था इसके टाइटल को, और मैंने आपको बताया था द रिट्रीट मीन्स रिटर्न, गो बैक। तो वो बैकवर्ड जाना चाहता है अपने चाइल्डहुड में। कौन? पोएट। तो पोएट इस पोएम में चाइल्डहुड की महानता या चाइल्डहुड के बारे में बढ़ चढ़ कर बताता है, और साथ ही साथ वो चाइल्डहुड में वापस जाने की अपनी इच्छा को, अपने डिजायर को भी हमारे सामने एक्सप्रेस करता है। इट इज़ ए 32 लाइन पोएम विच इज़ कंटेंट विद इन वन स्टेंजा ऑफ टेक्स्ट। 32 लाइन की पोएम है और पूरा एक ही स्टेंजा में एक्सप्लेन किया गया है, मतलब एक साथ ही लिख दिया गया है। हिज पोएम द रिट्रीट इज़ अबाउट द लॉस ऑफ हेवनली इनोसेंस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड and a desire to regain this lost state of angel infancy। ये जो रिट्रीट है ये किसके बारे में है? अबाउट द लॉस ऑफ हेवनली इनोसेंस। ये किसके लॉस के बारे में है? हेवनली इनोसेंस, स्वर्गीय निर्दोषता या स्वर्गीय आनंद वगैरह भी कह सकते हो आप, जो कहाँ एक्सपीरियंस किया गया था? चाइल्डहुड। मतलब चाइल्डहुड में जो स्वर्ग का आनंद है, स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जीने को मिलती थी, उसके लॉस होने के बारे में या उसके ख़त्म होने के बारे में ये पोएम हमें बताती है। और साथ ही साथ ये पोएम हमें इसके बारे में बताती है कि कोई भी व्यक्ति एक डिजायर रखता है, एक इच्छा रखता है कि वो वापस उस स्टेट में, उस लॉस्ट स्टेट में, लॉस्ट मतलब खो गया, कौन सा स्टेट? बचपन का। और उसने बचपन वाले स्टेट को क्या नाम दिया है? एंजल इन्फेंसी। मतलब चाइल्डहुड का जो स्टेज था उसको पोएट ने एंजल इन्फेंसी के नाम से पुकारा है कि वो किसका होता था? देवदूतों का या दूतों का टाइम होता था। तो वो उसको एंजल इन्फेंसी के नाम से पुकारता है और कहता है कि सभी लोग डिजायर करते हैं कि वो अपने बचपन में वापस लौट जाएं। कई बार हम लोग भी आपस में बात करते हैं यार कि इस लाइफ से अच्छा तो बचपन की लाइफ ही थी अच्छी, हम किसी बात की टेंशन नहीं थी, हम जैसे मन में आते थे वैसे जीते थे, रहते थे, खेलते थे। तो सभी लोगों के मन में बचपन में जाने की जो डिजायर होती है उसके बारे में भी इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, तो ये पोएम बचपन के आनंद को खोने और वापस वहाँ जाने के लिए जो हमारे अंदर इच्छा है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है इस पोएम में पोएट। इन दिस पोएम हेनरी वॉन इज bemoaning his sins and wishing that he could go back to a purer state, one where his soul was free from sin। हेनरी वॉन इस पोएम में क्या करता है? bemoaning, bemoaning मतलब lamenting, मतलब फीलिंग सैडनेस। वो दुखी है किसके बारे में? अबाउट हिज सिंस, कि उससे कितने पाप हो रहे हैं, मतलब बड़े होने के बाद हेनरी वॉन कितने पाप में खो गया है या कितने पाप उसके अंदर आ गए हैं, उसके लिए दुखी है। और वो विश करता है कि वो वापस जा सके अपने प्योरर स्टेट, उस पवित्र स्टेट। पवित्र स्टेट किसके बारे में बात कर रहा है? वही बचपन के बारे में। वो अपने बचपन के पवित्र स्टेट पे या पवित्र स्टेज पे वापस चल जाए जहाँ पे उसकी आत्मा किसी भी प्रकार के पाप से फ्री थी। फ्री फ्रॉम सिन मतलब उसकी आत्मा किसी भी पाप से फ्री थी, मतलब कोई पाप नहीं था उसके मन में। इसके बारे में इस पोएम में वो बात करता है। आगे देखते हैं। इन द पोएम ही टॉक्स अबाउट हाउ बिफोर दिस लाइफ हिज सोल वॉज प्योर एंड सिनलेस। पोएम में किसके बारे में बात करता है? हाउ बिफोर दिस लाइफ मतलब प्रेजेंट लाइफ में जब वो बड़ा हो गया है, तो कहता है कि कैसे इस लाइफ से पहले, मतलब वर्तमान लाइफ से पहले उसकी आत्मा कैसी बिल्कुल प्योर और बिल्कुल सिनलेस, पाप रहित थी। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है? दिस कम्स फ्रॉम अ बिलीफ ऑफ सम क्रिश्चियन दैट सोल हैव सच एन एग्जिस्टेंस बिफोर बीइंग बॉर्न इन बॉडीज ऑन दिस अर्थ। ऐसा बाइबल में या ईसाइयों में ये ऐसा माना जाता है कि धरती पे शारीरिक रूप में जन्म लेने से पहले
हमारी जो आत्मा है वो पूरी तरह से कैसी होती है, प्योर और सिनलेस होती है। तो पोएट भी इस पोएम में उसी के बारे में भी बात करता है कि कैसे इस धरती पे आने से पहले उसकी आत्मा पूरी तरह से प्योर और सिनलेस थी, पाप रहित थी। He contrasts that pure state with his state on the earth where he has different kind of sin for every senses in his body। वो डिफरेंस भी करता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब मेकिंग डिफरेंस, वो डिफरेंस भी करता है। कौन सी चीज़ों में डिफरेंस करता है, दो स्टेट के में, दो स्टेज में, मतलब कौन कौन सी स्टेट, एक तो वो बचपन का और एक प्रेजेंट लाइफ का। इन दोनों में वो कंपैरिजन करता है, उनके बीच में कंट्रास्ट करता है। तो कहता है वो कंट्रास्ट करता है किसके बीच में, प्योर स्टेट, प्योर स्टेट बचपन के स्टेट के बारे में या बचपन की उम्र के बारे में, और हिज स्टेट ऑन द अर्थ, और अभी वर्तमान में वो जो धरती पे है, जहाँ पे वो है, जहाँ पर वो विभिन्न प्रकार के सिन, पाप से घिरा हुआ है, अपने बॉडी में हर तरह के सिंस को लिए हुए, अपने बॉडी में हर तरह के पाप को लिए हुए है। तो वो इस पोएम में अपने धरती पे आने से पहले के स्टेट और धरती पे आने के बाद वो जो पापों में घिर गया है, उन दोनों स्टेट के बीच में क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, डिफरेंस करता है। ही क्लोजेस बाय सेइंग दैट ही होप्स दैट देयर विल नॉट बी मच मोर ऑफ अ डिले बिफोर ही कैन रिटर्न टू दिस सिनलेस स्टेट ऑफ बीइंग। और इस पोएम को वो एक होप के साथ, एक आशा के साथ फिनिश करता है, या इस पोएम का अंत एक आशा के साथ, एक होप के साथ करता है कि वो आशा ये करता है कि अब ज़्यादा देर नहीं होगी, लिखा है ना, विल नॉट बी मच मोर ऑफ अ डिले, ज़्यादा और देर नहीं होगी कि वो अपने सिनलेस स्टेट में वापस लौट जाए या वापस अपने पुरानी अवस्था में लौट जाए। मतलब ये ज़िंदगी को पूरी करके वो वापस से वो आत्मा के रूप में हो जाए। बच्चों, जब कभी भी कोई पोयम या कोई भी राइटिंग किसी होप के साथ, किसी एक आशा के साथ ख़त्म होती है तो उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक थॉट कहते हैं। यहाँ पे पोएट का ऑप्टिमिस्टिक थॉट मतलब आशावादी हमें थॉट देखने को मिलता है, और जब निराशा भरी बातों के साथ ख़त्म होता है तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक थॉट। तो यहाँ पे पोएट का ऑप्टिमिस्टिक थॉट देखने को मिलता है और पोएट वापस से अपने पुराने स्टेट में जाने के लिए आशा रखता है। आगे देखते हैं। दिस पोएम एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ रिग्रेट, लॉन्गिंग एंड सफरिंग। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ हमारे सामने क्लियर होती है कि ये पोएम किस चीज़ को हमारे सामने एक्सप्लेयर करता है कि मानवों के बीच में कैसे रिग्रेट है, पछतावे की भावना है, कैसे उनके अंदर किसी चीज़ को लेके लॉन्गिंग, इच्छा हमेशा कायम रहती है, कैसे उनकी ज़िंदगी सफरिंग से भरी हुई है। दिस पोएम डील्स विद नॉट ओनली अ लॉन्गिंग टू रिटर्न टू द सोल्स प्योर स्टेट विद गॉड बट ऑल्सो विद अ वेरी ह्यूमन स्पीकर who is full of pain and regret. This poem deals with not only the longing to return the soul pure state with God. ये जो पोएम है केवल इसके बारे में नहीं बात करता कि वापस से अपने पिछले स्टेट में लौट जाएं, आत्मा प्योर हो जाए, भगवान के साथ मिल जाएं, बट ऑल्सो विद अ वेरी ह्यूमन स्पीकर हु इज़ फुल ऑफ पेन एंड रिग्रेट। ये हमें इसके बारे में भी बताता है, या इस पोएम को पढ़ने के बाद ये भी दिखता है कि कैसे एक मानव की तरह पोएट वापस लौट जाना चाहता है, पीछे हटना चाहता है, किससे, अपने पेन से, अपने रिग्रेट से, मतलब अपने दुखों से पीछे हटना चाहता है। तो देखो बच्चों, हमने इस पोएम के इंट्रोडक्शन को भी देखा और इस पोएम में किसके बारे में बात की गई है उसको भी देखा। अब इस पोएम के हम एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे पोएट किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है, कि कैसे उसकी स्टेट या उसकी कंडीशन कैसे थी बिफोर बर्थ, और बर्थ लेने के बाद इस धरती पे उसकी स्टेट या उसकी कंडीशन कैसी हो गई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।